हेलो बच्चों, मैं हूं विमल प्रताप और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो है हम लोग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो है हम लोग देखेंगे कि मेजर वेस्ट कौन कौन से होते हैं, जो मेन वेस्ट मटेरियल होते हैं किसी एनिमल्स के अंदर, वो कौन कौन से वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको देखेंगे। फिर उनके एलिमिनेशन को देखेंगे, कैसे एलिमिनेशन किया जाता है। ठीक है, और हम लोग ये भी देखेंगे कि वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है एनिमल्स के अंदर कौन कौन से पाए जाते हैं। अलग अलग टाइप के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन कौन से जो हैं, जो अलग अलग टाइप ऑफ एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं, वो देखेंगे। फिर उसके बाद जो है हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी देख रहे हैं, तो भाई जाहिर सी बात है कि हम लोग जो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ पर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में भी इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं और उनका एलिमिनेशन हमको करना क्यों जरूरी होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें हम लोग कौन कौन से मेन वेस्ट मटेरियल होते हैं हमारे। देखिए, जो सबसे मेन वेस्ट मटेरियल है, जो सबसे मेन वेस्ट मटेरियल है, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट से क्या लेना देना है यहाँ पर आप लोगों का? मेटाबॉलिक वेस्ट से मतलब ये होता है कि भाई हमारे सेल के अंदर क्या होता है, वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है 24/7 चल रहे हैं। अगर वो वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हमारे सेल के अंदर नहीं चलेंगे तो हमारा सेल जिंदा नहीं रहेगा। अगर हमारा सेल जिंदा नहीं रहेगा तो फिर हम कैसे जिंदा रहेंगे? हम भी तो जिंदा नहीं रहेंगे ना भाई। तो इसी वजह से सेल को खुद जिंदा रहने के लिए जो है उसके अंदर ढेर सारे केमिकल रिएक्शंस चलाने होते हैं, और उन केमिकल रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शंस। और अब ये जो केमिकल रिएक्शंस चल रहे होते हैं तो बहुत सारे भाई ऐसे केमिकल्स बनते हैं जो हमारे सेल के लिए ज़रूरी होते हैं, और बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन बनते हैं जो हमारे सेल के लिए ज़रूरी नहीं, ऐसे बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट्स बनते हैं जो हमारे सेल के लिए ज़रूरी नहीं होते हैं। तो जो हमारे सेल के लिए ज़रूरी नहीं होते हैं, ऐसे केमिकल प्रोडक्ट को जो है हम लोग मेटाबॉलिक वेस्ट बोल देते हैं। तो अब मेटाबॉलिक वेस्ट जब सेल के अंदर बन रहा है तो उसको हमको रिमूव भी करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे कि कौन कौन से मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हैं, जैसे अमोनिया हो गया। अमोनिया भी क्या है, एक टाइप का मेटाबॉलिक वेस्ट होता है। उसके साथ में यूरिया हो गया, यूरिया भी एक हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट ही है। यूरिक एसिड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर। अब कहोगे वाटर भाई मेटाबॉलिक वेस्ट कैसा है? अब देखिए, वाटर एज सच मेटाबॉलिक वेस्ट नहीं है, मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शन के दौरान ये भी बन जाता है। लेकिन अब बताइए, अगर सेल के अंदर ज़्यादा वाटर भी हो जाएगा तो वो भी तो नुकसानदायक ही है। तो एक हिसाब से ये भी क्या हो जाता है, मेटाबॉलिक वेस्ट के रूप में काउंट किया जाता है। उसके बाद कुछ आयंस होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम हो गया। ये सब क्या होते हैं, कुछ आयंस होते हैं जो हमारे सेल के अंदर एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। उसके साथ में फॉस्फेट आयन हो गया, उसके साथ में सल्फेट आयन हो गया। ये सब क्या होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। अब वेस्ट प्रोडक्ट सेल के अंदर रखोगे तो गुड प्रोडक्ट कहाँ पे रखोगे फिर? तो इसकी वजह से ये सब वेस्ट मटेरियल को जो है हमको एलिमिनेट करना होता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं रिमूव करना होता है। ठीक है, तो वही लिखा है, रिमूवल ऑफ दीज वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है, ये सब आपके क्या हो गए, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गए, और इनके एलिमिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इनके एलिमिनेशन को हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं। मेन नाइट्रोजिनस, अभी हम लोगों ने कॉमन वेस्ट देखा था, अब हम लोग मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट देखेंगे जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो 3 टाइप के हैं आपके। एक तो हो गया आपका अमोनिया, दूसरा हो गया आपका यूरिया, और तीसरा हो गया आपका यूरिक एसिड। ये 3 होते हैं, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं अलग अलग टाइप के। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट इन एनी एनिमल्स। ठीक है, किसी एनिमल के अंदर जो है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सा सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है? तो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक जो है अमोनिया होता है, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक अमोनिया होता है। फिर उससे थोड़ा सा कम होता है यूरिया, जो कि हमारे अंदर बनता है, एनिमल्स के अंदर, या फिर कह सकते हैं हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर बनता है, या फिर जिसके पास किडनी होता है उसके अंदर यूरिया बनता है। और उसके बाद जो है कह सकते हैं यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो है ये सबसे कम टॉक्सिक होता है, सबसे
कम टॉक्सिक होता है। अब इसकी टॉक्सिसिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग? इसकी टॉक्सिसिटी को डिफाइन करने के लिए हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये इतना टॉक्सिक है, जो अमोनिया है ये इतना टॉक्सिक है, इसको रिमूव करने के लिए जो है हमको ज़्यादा वाटर को भी इसके साथ में रिमूव करना पड़ेगा। मतलब अब देखो, जैसे हम लोग ह्यूमंस की बात करते हैं, तो जब यूरिन एक्सक्रीट करते हैं तो यूरिन में क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है और भी बहुत सारे ऐसे वेस्ट मटेरियल उसके अंदर होते हैं। तो जब इनको रिमूव करते हैं हम लोग, जब इनको रिमूव करते हैं तो इस साथ में वाटर भी तो रिमूव करते हैं ना। यूरिया के टाइम पे, यूरिन के टाइम पे हम लोग वाटर भी रिमूव करते हैं, ठीक है। तो वो क्या है? एक प्रकार का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, ठीक है, एक प्रकार का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, या फिर कह सकते हैं एक प्रकार का एक्सक्रीशन का तरीका है जिसमें हम लोग वाटर भी रिमूव कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ पर सोचो, हमारा यूरिया तो कम टॉक्सिक है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा, लगभग 700-800 ml जो है वाटर एक बार में रिमूव कर देते हैं, ठीक है, इतना वाटर रिमूव कर देते हैं हम लोग एक बार में। तो सोचिए अमोनिया जो कि सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है, उसके टाइम पर जो है कितना वाटर हमको रिमूव करना पड़ता होगा। हमको बोले तो जो एनिमल्स होते हैं जो ऐसा अमोनिया को एक्सक्रीट कर रहे होते हैं, वो लोग कितना ही वाटर रिमूव करते होंगे? बहुत ज़्यादा वाटर रिमूव करते होंगे। इसी वजह से लिखा है रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन। इसके एलिमिनेशन के लिए जो है बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है एनिमल्स को, ऐसे एनिमल्स को। तो ऐसे एनिमल को जो है हम लोग बोलते हैं अमोनोटेलिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन अमोनोटेलिक होते हैं? जो अमोनिया को रिलीज करते हैं। और जो अमोनोटेलिक एनिमल्स होते हैं, दे नीड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर टू रिमूव देयर वेस्ट मटेरियल, या फिर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए उनको ज़्यादा वाटर की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब ये रिमूव कैसे करते हैं? रिमूव बाय डिफ्यूजन थ्रू द बॉडी और द गिल सरफेस। अब ये कैसे रिमूव करते हैं? अपने बॉडी सरफेस से ही, अपने बॉडी सरफेस। ये पानी में रहने वाले ज़्यादा जीव ऐसे ही होते हैं, मतलब इनके अंदर जो अमोनोटेलिक एनिमल्स होते हैं ये ज़्यादातर वाटर लिविंग होते हैं, पानी में रहने वाले होते हैं। तो अपने बॉडी सरफेस से रिमूव करते हैं, ठीक है, बॉडी सरफेस से, क्योंकि बाहर इन्वायरमेंट में पानी पानी ही है, तो बॉडी सरफेस से रिमूव करते हैं। और उसके साथ साथ में गिल्स के सरफेस से भी रिमूव करते हैं, जो इनके गिल्स लगे होते हैं उसके सरफेस से भी ये रिमूव कर लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो बोनी फिशेस होती हैं, एक्वेटिक इंसेक्ट्स हो सकते हैं और एक्वेटिक एम्फीबियंस हो सकते हैं जो कि अमोनोटेलिक होते हैं। ये एग्जाम्पल्स आपको ध्यान देने हैं, एग्जाम्पल्स आपको ध्यान देने हैं। नेक्स्ट यूरिया की बात करते हैं तो ये लेस टॉक्सिक होता है। इसमें जो है कम वाटर की ज़रूरत पड़ती है, रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए कम वाटर की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे एनिमल्स को जो है यूरियोटेलिक बोलते हैं, ऐसे एनिमल को यूरियोटेलिक बोला जाता है। ये अपने वेस्ट मटेरियल को कैसे वेस्ट कर रहे हैं, कैसे रिमूव कर रहे हैं? थ्रू द किडनी इन यूरिन फॉर्म। किडनी से हम लोग क्या करते हैं? हमारे ब्लड को फिल्टर करते हैं किडनी के माध्यम से, फिर किडनी से फिल्टर करके उसके अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम लोग यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। थ्रू द यूरिन वी रिमूव आर वेस्ट मटेरियल, ठीक है, यूरिन के माध्यम से हम लोग जो है अपने वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो किडनी जो है यहाँ पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन के जैसा बिहेव करता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो मैमल्स जो होते हैं वो सारे यूरियोटेलिक होते हैं, मरीन फिशेस, कुछ मरीन फिशेस हैं जो कि वो भी कैसे होती हैं? यूरियोटेलिक होती हैं। और फ्रॉग हो गया आपका, ये यूरियोटेलिक होता है। और कुछ टेरिस्ट्रियल एम्फीबियंस होते हैं, वो भी कैसे होते हैं? यूरियोटेलिक होते हैं। देखो यहाँ पर बोनी फिशेस की बात हुई है, यहाँ पर बोनी फिश और ऐसा कोई नाम नहीं लिया गया, यहाँ पर मरीन फिश बोला जा रहा है, यहाँ पर एक्वेटिक इंसेक्ट बोला जा रहा है और एक्वेटिक एम्फीबियंस बोला जा रहा है, यहाँ पर फ्रॉग या फिर टेरिस्ट्रियल एम्फीबियंस बोला जा रहा है, ठीक है। आगे देखें, अगर यूरिक एसिड वाले को देखते हैं तो यूरिक एसिड जो है इसमें जो है बहुत कम अमाउंट ऑफ वाटर की आवश्यकता होती है फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट। वेस्ट रिमूव करने के लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। ऐसे एनिमल को जो है हम लोग बोलते हैं यूरिकोटेलिक। क्या बोलते हैं? यूरिकोटेलिक एनिमल बोलते हैं। ये भी क्या करते हैं? किडनी के थ्रू ही अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर करते हैं और ये रिमूवल ऑफ वेस्ट जो है पेस्ट या फिर पैलेट के फॉर्म में करते हैं, ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है तो इनका स्ट्रेटा कैसा हो गया? सूख चुका है। पेस्ट या फिर पैलेट के फॉर्म में ये रिमूव करते हैं। एग्जाम्पल हो गया आपका बर्ड हो गया, इंसेक्ट हो गया, लैंड स्नेल्स हो गया और बहुत सारे रेप्टाइल्स भी जो है ऐसे ही अपने वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं, ठीक है। ऐसे ही ये भी अपने वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं, ठीक है। तो एक नोट पॉइंट आता है हमारा, क्या नोट पॉइंट क्या कहना चाह रहा है? अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड इन द मैमल्स, जो हमारे अंदर अमोनिया बनता है एज इट इज मोस्ट टॉक्सिक। ऐसे अगर हम लोग देखें तो जो अमोनिया होता है ये कैसा है? बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, पीछे ही हम लोगों ने देखा, ठीक है। अब ये कहाँ बन रहा है? मैमल्स के अंदर भी बन रहा है,
मैमल्स के अंदर भी बन रहा है। तो भाई अब मैमल्स के अंदर बन रहा है, ये मोर टॉक्सिक है या फिर कह सकते हैं मोस्ट टॉक्सिक है, जिसको हमको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू यूरिया, जो कि कैसा है, लेस टॉक्सिक है, लेस टॉक्सिक होता है। तो इसको कन्वर्ट कहाँ पर करते हैं, हम लोग लीवर में कन्वर्ट करते हैं। जो मैमल्स होते हैं इसको लीवर में कन्वर्ट करते हैं थ्रू द यूरिया साइकिल। एक साइकिल चलती है या फिर कह सकते हैं एक चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है, चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है, जिस केमिकल रिएक्शन को हम लोग यूरिया साइकिल बोलते हैं या फिर ऑर्निथीन साइकिल बोल देते हैं। और ये कहाँ पर होता है, ये होता है हमारे लीवर में, ये आपको ध्यान देना है, ये हमारे लीवर में होता है ऑर्निथीन साइकिल। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद ब्लड के माध्यम से आता है कहाँ पर, किडनी में। फिर किडनी उसको फिल्टर आउट करके क्या कर देगी, रिमूव कर देती है। क्या करती है, रिमूव कर देती है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। ऑर्निथीन साइकिल कहाँ पे चलता है, लीवर में चलता है, या फिर इसी को यूरिया साइकिल बोलते हैं। ये क्या करता है, अमोनिया जो कि क्या है, मोस्ट टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंस है, उसको क्या करेगा, लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में चेंज करेगा, किसमें, यूरिया में कन्वर्ट कर देगा। फिर यूरिया क्या होगा, ब्लड के माध्यम से किडनी के पास जाएगा, फिर किडनी में क्या होगा, उसका फिल्ट्रेशन होकर के वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखें, अगर हम लोग आगे देखते हैं तो आगे क्या है भाई, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन द एनिमल्स। अब हम लोग वही प्रॉपर ऑर्गन्स की बात करने वाले हैं कि कौन कौन से ऑर्गन होते हैं जो कि अलग अलग एनिमल्स के अंदर पाए जा रहे होते हैं, अलग अलग एनिमल्स के अंदर पाए जा रहे होते हैं। तो भाई कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो अलग अलग एनिमल्स के अंदर पाए जा रहे हैं, देखें अगर हम लोग, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो क्या है, एक तरफ हमने क्या रखा हुआ है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन को रखा हुआ है, और एक तरफ एग्जाम्पल्स रखा हुआ है कि कौन कौन से ऐसे एनिमल्स है जिनके अंदर ये फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला था प्रोटोनेफ्रिडिया या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लेम सेल्स। आप एनिमल किंगडम अगर पढ़े होंगे तो वहां पर मैंने सभी एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में बताया हुआ है। आप लोग एनिमल किंगडम को क्या कर सकते हैं, रिविजिट कर सकते हैं, ठीक है, रिविजिट कर सकते हैं, जाकर के आप वहां पर देखें इसको, ठीक है। वहां पर जो है आपको प्रॉपर तरीके से, या फिर सिंपली आप जिस एनिमल का नाम बता रहा हूँ उस फाइलम के अंदर आप जाकर के देख सकते हैं, वहां पर मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो प्रोटोनेफ्रिडिया जो है फ्लेम सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लेम सेल, ये किसके अंदर पाया जा रहा है, प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर पाया जा रहा है, प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर पाया जाता है। कुछ रोटीफर्स होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। रोटीफर्स भी जो है ये स्मॉलर एनिमल्स हैं, आप इनको जो है बड़े एनिमल्स से कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है। ये भी छोटे एनिमल्स होते हैं या फिर लोअर फाइला के हैं, ये नॉन कॉर्डेट्स ये भी होते हैं, ठीक है। रोटीफर्स हो गया, और सिफेलोकॉर्डेटा का मेंबर होते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा के भी मेंबर जो होते हैं उनके पास भी प्रोटोनेफ्रिडिया पाया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत बार कंफ्यूजन होता है भाई। ये सिफेलोकॉर्डेटा बोल देते हैं इसको हम लोग, तो यहाँ पर कॉर्डेटा में तो किडनी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर किडनी नहीं है, प्रोटोनेफ्रिडिया या फिर फ्लेम सेल होता है। एक ड्रॉबैक कह सकते हैं, जैसे एग्जांपल एम्फिऑक्सस हो गया। और कुछ एनालिडा के अंदर भी जो है ये पाया जाता है, कुछ एनालिडा के अंदर भी जो है फ्लेम सेल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है नेफ्रिडिया की बात करते हैं। नेफ्रिडिया थोड़ा सा एडवांस हो चुका है, ठीक है, थोड़ा सा एडवांस हो चुका है। नेफ्रिडिया की बात करते हैं, ये एनालिडा में, ज्यादातर एनालिड्स में यही पाया जाता है। जैसे एग्जांपल अर्थवर्म, अर्थवर्म में क्या होता है, नेफ्रिडिया एज देयर एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है मालपिगियन ट्यूब्यूल्स। अभी मैंने कॉकरोच पढ़ाया हुआ था आप लोगों को, मालपिगियन ट्यूब्यूल्स। मालपिगियन ट्यूब्यूल्स क्या होता है, ये मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट में पाया जाता है, और ज्यादातर हम लोग कह सकते हैं कॉकरोच में भी ये प्रेजेंट होता है, मतलब ज्यादातर इंसेक्ट्स में है। और इसके साथ साथ में कॉकरोच के एक एग्जांपल बता दिया कि कॉकरोच में भी पाया जा रहा होता है, ठीक है। आगे देखते हैं ग्रीन ग्लैंड, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं एंटीनल ग्लैंड। ग्रीन ग्लैंड या फिर इसी को एंटीनल ग्लैंड बोलते हैं। ये किस में पाया जा रहा है, क्रस्टेशियंस में पाया जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ग्रीन ग्लैंड या फिर एंटीनल ग्लैंड, ये क्रस्टेशियन में पाया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए प्रॉन, ये क्रस्टेशियन क्या है, क्रस्टेशियन जो है इंसेक्ट का एक क्लास होता है, नहीं इंसेक्ट का, इंसेक्ट खुद ही एक क्लास है, आर्थ्रोपोडा का एक क्लास होता है। आर्थ्रोपोडा का एक क्लास होता है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ग्रीन ग्लैंड या फिर एंटीनल ग्लैंड आर्थ्रोपोडा के किसी मेंबर के पास में पाया जाता है। किसके पास में पाया जाता है, क्रस्टेशियंस के पास में। या फिर आप प्रॉन का एग्जांपल याद रख सकते हैं, प्रॉन के अंदर जो है एंटीनल ग्लैंड या फिर ग्रीन ग्लैंड पाया जाता है। सोचो एनिमल किंगडम में ये चीज नहीं बताया गया है, एनिमल किंगडम में
ग्रीन ग्लैंड या फिर एंटीरियल ग्लैंड के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन यहाँ पर आ रहा है। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट समझ करके जो है, देखो मैंने 6-7 स्टार बना दिया, इसको याद रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये आपके ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में दिया गया है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान देंगे। नेक्स्ट किडनी आती है भाई। किडनी सबसे एडवांस है। किडनी क्या है? सबसे एडवांस है। तो सबसे एडवांस है भाई, इसको जो है हमको ध्यान देना है। किडनी किसके अंदर पाया जा रहा है? सभी टाइप के वर्टिब्रेट्स के अंदर पाया जाता है। सभी टाइप के वर्टिब्रेट्स के अंदर पाया जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। ये तो हो गया आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। अलग अलग एनिमल्स के अंदर जो है अलग अलग टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है पाए जा रहे हैं। आगे देखें, अगर हम लोग आगे देखते हैं, थोड़ा पेज हौच पौच हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग जो है आगे देखेंगे। अब हमारा आ जाता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या आ जाता है? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम आ जाता है। अब हम लोग जो है मेन हमारा जो जिसके बारे में हमको मेन पढ़ना था, अभी तो इसके पहले समझ लीजिए बेसिक था, उसको जो है हमको इंट्रोडक्शन टाइप का कह सकते हैं, उसमें था, जिसको हम लोगों ने देखा हुआ है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है कि कैसे बना हुआ है, कौन कौन से पार्ट होते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के, इसको हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए किससे बना हुआ है। तो भाई सबसे पहले क्या होता है? अ पेयर ऑफ किडनी, एक जोड़ी किडनी पाया जाता है, ठीक है। एक जोड़ी किडनी मतलब देखो, एक किडनी लेफ्ट साइड में, एक किडनी राइट साइड में, एक पेयर किडनी पा गया, ठीक है। और थोड़ा सा दूर कर देते हैं इसको, हाँ ठीक है। एक जोड़ी किडनी हो गया है आपका। अब उसके साथ में क्या कह रहा है? पेयर ऑफ यूरेटर। किडनी के अंदर से जो है यूरिन ले जाने के लिए एक ट्यूब निकलती है। किडनी के अंदर से यूरिन ले जाने के लिए एक ट्यूब निकलती है ऐसे, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? यूरेटर बोल देते हैं। फिर क्या कह रहा है? एक यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है। अब यहीं पर नीचे की तरफ एक पैकेट आप अटैच कर दीजिए, एक पैकेट आप अटैच कर दीजिए। एक पैकेट अटैच कर दीजिए। ये क्या हो जाता है? आपका यूरिनरी ब्लैडर हो जाता है। और फिर कह रहा है एक यूरेथ्रा पाया जाता है। यहाँ से यूरिन बाहर निकल रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल दे रहे हैं? यूरेथ्रा बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है हमारा यही 4 पार्ट से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। यही 4 पार्ट से मिलकर के बना हुआ है। यहाँ पर कोने में आप एक डायग्राम देख भी रहे होंगे। यहाँ पर देखो, एक किडनी हो गया, ये पीला वाला यूरेटर हो गया, ये पीला वाला क्या हो गया? यूरिनरी ब्लैडर हो गया, और ये वाला क्या हो गया? यूरेथ्रा हो गया। ये 4 पार्ट से मिलकर के बना हुआ होता है ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। अब इसमें जो है हम लोग एक एक करके चीजें देखेंगे। सबसे पहले हम लोग किडनी के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग किडनी के बारे में जो है देखने वाले हैं। सबसे पहले जो है हम लोग किडनी के बारे में देखने वाले हैं। तो देखिए, लोकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। लोकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अब लोकेशन की बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग लोकेशन की बात कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 3 स्टार बना रहा हूं मैं, इतना इंपॉर्टेंट 4 बना देता हूं, चलो 5 ही बना देते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, लोकेशन की बात करते हैं तो कहां पर लोकेटेड होता है? लोकेटेड बिटवीन द लास्ट थोरेसिक एंड द थर्ड लंबर ऑफ वर्टिब्री। मतलब रीढ़ की हड्डी अगर आप ऐसे बना लो, ठीक है, थोरेसिक हड्डियां, तो थोरेसिक कितनी होती हैं? थोरेसिक हड्डियां 12 होती हैं, ठीक है। 12 हड्डी अगर मैं ऐसे बना दूं, चलो बना ही देते हैं आपको समझाने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बड़ा हो गया, 9 10 11 12। उसके बाद कह रहा है लंबर की बात कर रहा है। लंबर जो है 5 होती हैं। लंबर हमारे बॉडी में 5 होती हैं। 2
3 4 5। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? कह रहा है कह रहा लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर के बीच में पाई जाते हैं। लास्ट थोरेसिक तो यही हो गया, ठीक है, ये लास्ट थोरेसिक हो गया, इसको कलर अलग से बना दूं मैं, ये लास्ट थोरेसिक हो गया, ये पीला कलर का लास्ट थोरेसिक हो गया, और ये क्या हो गया? थर्ड लंबर है। ऊपर से देखें तो थर्ड लंबर हो गया। तो इन्हीं के बीच में पीछे की तरफ हमारी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है ना। अब नीचे आपको दिखेगा नहीं, मैं मेरी कमर तक आपको दिख नहीं रहा होगा, सिर्फ चेस्ट तक दिख रहा है, तो यहाँ पे लेकिन दिख रहा है ना आपको, ये रीढ़ की हड्डी मैं बनाया हुआ हूँ। अब समझ लीजिए कि लास्ट थोरेसिक लेकर के थर्ड लंबर के बीच में जो है किडनी पाया जाता है। यहाँ पर जो है जो किडनी मैंने बनाया हुआ था, समझ लीजिए ऐसे जो है यहाँ पर पाया जा रहा है। अब रीढ़ की हड्डी से नहीं चिपका है, ये मत कंफ्यूज करिएगा, मैं पोजीशन बताने की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पोजीशन की बात कर रहा हूँ। तो लास्ट थोरेसिक से लेकर के थर्ड लंबर के बीच में जो है हमारी किडनी उपस्थित होती है, ठीक है। और किस तरफ पाई जा रही? क्लोज टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। जो एब्डोमिनल कैविटी है, अगर हमारे अंदर की बात करते हैं, जो एब्डोमिनल कैविटी जहां पर हमारा पेट प्रेजेंट है, उस रीजन को क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल रीजन बोलते हैं। अंदर जो खाली स्पेस है एब्डोमिनल कैविटी है। तो कह रहा है डॉर्सल साइड पे एब्डोमिनल कैविटी में पीछे की तरफ, ठीक है, पीछे की तरफ एब्डोमिनल कैविटी में पीछे की तरफ जो है ये पाया जाएगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा, क्यों? क्योंकि आगे की तरफ तो भाई आपका इंटेस्टाइन वगैरह प्रेजेंट है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, लीवर है, ये सब चीजें तो आगे प्रेजेंट होती हैं, और इसी वजह से क्या होता है? किडनी हमारा पीछे साइड में पाया जाएगा, ठीक है, ऑब्वियस बात है, पीछे साइड में पाया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए लिखा है कि लोकेटेड बिटवीन द लास्ट थोरेसिक एंड द थर्ड लंबर ऑफ द वर्टिब्रे क्लोज टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। डायग्राम से मैंने आपको बना करके भी दिखाया हुआ है, ठीक है। और एक चीज देखिएगा, ये स्टार पॉइंट ही है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहा है कि राइट किडनी स्लाइटली लोअर लेवल देन द लेफ्ट किडनी। ये मान लीजिए आपका क्या हो गया है? ये आपका लेफ्ट किडनी है, ठीक है, और ये क्या है? राइट किडनी है। राइट किडनी क्या है? कह रहा है कि स्लाइटली लोअर, राइट किडनी थोड़ा सा नीचे दबा हुआ है, मतलब ये समझ लो ये दो किडनी है, ठीक है, दोनों भी बराबर है। अब ये राइट किडनी हो गया, ये लेफ्ट किडनी है, तो राइट किडनी को मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा नीचे है। थोड़ा सा नीचे क्यों होता है? क्योंकि इसी के ऊपर क्या लगा है? लीवर होता है। यहीं पर हमारा क्या होता है? लीवर होता है, तो लीवर की वजह से थोड़ा सा किडनी हमारा दब जाता है, राइट किडनी थोड़ा सा दब जाता है, नीचे तरफ हो जाता है। तो इसीलिए लिखा है मैंने कि राइट किडनी क्या होता है? स्लाइटली लोअर टू द लोअर लेवल देन द लेफ्ट किडनी, लोअर लेवल देन द लेफ्ट किडनी से थोड़ा सा नीचे होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है सारे स्ट्रक्चर को मैंने बनाकर दिखाया हुआ है, देखिए, ये आपके किडनी हो गया है, ये आपका यूरेटर हो गया है, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर हो गया, आपका यूरेथ्रा हो गया। चार जो है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर थे जो हमने अभी देखे थे, ठीक है। अब इसमें जो है किडनी को ब्लड ले जाने के लिए, किडनी को ब्लड देने के लिए एक वेसल प्रेजेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये किडनी को ब्लड दे रहा है, देखो ये ऐसे किडनी को ब्लड दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं रीनल आर्टरी। और किडनी से जो ब्लड लेकर के जाएगा वो कौन है? रीनल वेन होती है, रीनल वेन होती है, ये ब्लड लेकर के जाएगी, ठीक है। तो रीनल आर्टरी, रीनल वेन भी मैंने आपको इसमें दिखाया हुआ है। ये तो है सिंपल स्ट्रक्चर है, ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर और लोकेशन है आपके किडनी का। अब जो है हम लोग किडनी के डिटेल स्ट्रक्चर को देखेंगे, किडनी के अब डिटेल स्ट्रक्चर को जो है हम लोग देखेंगे, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा सही से, ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया से दिख रहा है। आप ये डायग्राम को खुद से बना करके प्रैक्टिस करिएगा और अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो मैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी आपको समझाता हूं। एक किडनी का क्रॉस सेक्शन लिया हुआ मैंने, एक किडनी का क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है मैंने। तो किडनी के क्रॉस सेक्शन में जो है अगर हम लोग बाहर से देखते हैं तो उसके ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है, किडनी के ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है। भाई सभी ऑर्गन के ऊपर क्या होता है? एक कवरिंग पाई ही जाती है। टिश्यू में मैंने आप लोगों को बताया था जो प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है कौन था? कनेक्टिव टिश्यू होते थे ना, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते थे जो क्या करते थे? कवरिंग बनाते थे, ठीक है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर है, सेम चीज़ यहाँ पर है। रीनल, ये इसकी कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? रीनल कैप्सूल बोलते हैं। ये क्या है? कवरिंग है। किसकी कवरिंग है? किडनी की कवरिंग है, किडनी की, ठीक। किसकी बनी है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्या है? हमारा किडनी प्रेजेंट होता है, ठीक, हमारा किडनी प्रेजेंट होता है। अब किडनी के स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें देखिए दो पार्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है, दो पार्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। नहीं मिल रहा तो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए एक रीजन तो ये होता है जिसके अंदर जो है ये आपको पिरामिड के जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, पिरामिड के जैसा स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, एक पार्ट ये होता है और एक पार्ट ये होता है। मैं आपको, हाँ, एक पार्ट ये है जो इसके बाहर है, देखो कलर नहीं आ रहा है,
ये पार्ट जो पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर के बाहर वाला रीजन है उसको देखिए। पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर के बाहर वाला रीजन जो प्रेजेंट है, ये यहाँ से यहाँ तक है, ऐसे पूरा इधर तक है। ये वाला पार्ट, ये किडनी के अंदर वाले स्ट्रक्चर में चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, जो मैंने येलो कलर से रंग करके आपको दिखाया हुआ है, इसको हम लोग किडनी का बोलते हैं आउटर कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? ये आउटर पोर्शन होता है किडनी का, इसको हम लोग बोलते हैं आउटर कॉर्टेक्स। और उसके बाद जहां पर पिरामिड वाला रीजन प्रेजेंट है, जहां पर पिरामिड वाला रीजन प्रेजेंट है, जैसे देखो ये पिरामिड जहां पर प्रेजेंट है, ये पिरामिड प्रेजेंट है, ये पिरामिड है, यहाँ पर भी देखो ये पिरामिड है, यहाँ पर भी, ऐसे बहुत सारे पिरामिड हैं। यहाँ पर मैंने आपको कितने दिखाए हैं? 5 पिरामिड दिखाए हैं। तो जहाँ पर पिरामिड प्रेजेंट है, इस पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं इनर मेडुला, या फिर आप मेडुला बोल सकते हो इनर वाले को, या फिर आउटर वाले को कॉर्टेक्स बोल सकते हो। मैंने दोनों चीज लिखा हुआ है। आउटर साइड में क्या प्रेजेंट है? कॉर्टेक्स प्रेजेंट है। इनर साइड में क्या प्रेजेंट है? मेडुला प्रेजेंट है। आउटर साइड में कुछ नहीं पाया जा रहा है, एकदम खाली जगह है, उसको आउटर कॉर्टेक्स बोलते हैं। इनर साइड में रीनल पिरामिड प्रेजेंट होता है, या फिर मेडुलरी पिरामिड इसको बोलते हैं, क्योंकि मेडुला वाले रीजन में प्रेजेंट होते हैं पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड या फिर रीनल पिरामिड। रीनल मतलब होता है किडनी, रीनल टर्म जो है किडनी से रिलेटेड होता है, तो रीनल पिरामिड मतलब किडनी के अंदर जो पिरामिड पाया जाता है उसको बोलते हैं रीनल पिरामिड। ठीक है, ये इनर मेडुला वाले रीजन में पाया जाता है, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसके बाद जो है इसको क्लियर करते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। अब जो आपको इनर मेडुला दिख रहा है, जो जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? पिरामिड प्रेजेंट है। इस पिरामिड के अंदर क्या होता है? इस पिरामिड के अंदर जो है ढेर सारे से पतले ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ढेर सारे पतले ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, आप लोगों ने नेफ्रॉन का नाम सुना होगा। मैं डायग्राम बना देता हूं एक, ये ऐसे नेफ्रॉन लाइक स्ट्रक्चर होता है। नेफ्रॉन लाइक है, यही नेफ्रॉन होता है। ये नेफ्रॉन है। ठीक है, अब ऐसे ही मैं यहाँ पर इस चीज को जो है सिर्फ लाइन से रिप्रेजेंट कर दूं, अगर इसको जो है ऐसा समझ लो कि मैं एक लाइन से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, इसको उठा करके एक लाइन बना दिया है मैंने, और वही लाइन को जो है मैंने यहाँ पर ऐसे दिखाया हुआ है। देखिए ये सब जो रेड रेड कलर की लाइन बनाई हुई है, ये सब आप समझ लीजिए नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन को अब यहाँ पर भाई एक एक नेफ्रॉन बना करके मैं लगा नहीं सकता था, इस वजह से इस नेफ्रॉन को मैंने ऐसा समझ लिया कि एज्यूम कर लिया, एक लाइन से एज्यूम कर लिया, वही लाइन मैंने अंदर सेट कर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो रीनल पिरामिड के अंदर आपको दिख रहा होगा कि ढेर सारे ऐसे लाइन लगाया हुआ है, ढेर सारे लाइन क्या है? वो नेफ्रॉन ही है। अब नेफ्रॉन देखो क्या है, थोड़ा सा कॉर्टेक्स रीजन में भी प्रेजेंट है, देखो थोड़ा सा कॉर्टेक्स में भी बढ़ा हुआ है, और क्या है? मैक्सिमम पोर्शन जो है पिरामिड के अंदर पाया जा रहा है, मैक्सिमम पोर्शन पिरामिड के अंदर पाया जा रहा होता है। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग पिरामिड के अंदर वाली बात करते हैं। तो देखते हैं रीनल पिरामिड के अंदर क्या भरा हुआ है, ढेर सारे नेफ्रॉन भरे हुए हैं, अब नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन किडनी का फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। जैसे हमारे बॉडी का फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? सेल होता है, वैसे ही किडनी के लिए जो है उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। ठीक है, क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। देखो लिखा है मैंने, इसके अंदर क्या भरा हुआ है? नेफ्रॉन होता है। इसका नंबर कितना है? नियरली 1 मिलियन, मतलब ऐसे लाखों होते हैं। ठीक है, किडनी के अंदर जो है कह सकते हैं, हमारे पूरे किडनी के अंदर ऐसे लाखों नेफ्रॉन जो है भरे हुए होते हैं। और ये कैसे होते हैं? कॉम्प्लेक्स टिब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लेक्स टिब्यूल के जैसा। देखो अभी मैंने यहाँ पे बनाया था, टिब्यूल के जैसा स्ट्रक्चर होता है और कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब ये अलग अलग पार्ट से मिलकर के बना हुआ होगा। अभी हम लोग नेफ्रॉन का ही स्ट्रक्चर डिटेल में आगे देखने वाले हैं, तो वहां पर अलग अलग पार्ट को आप अच्छे से डिस्कस करेंगे, या फिर आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे कि अलग अलग पार्ट कैसे होता है, कैसे वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शनल यूनिट, या फिर इसी को हम लोग जो है स्ट्रक्चरल यूनिट भी बोल देते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट भी बोल दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि किडनी को बनाने का भी काम कर रहा है, किडनी के रीनल पिरामिड को बनाने का काम कर रहा है, और सारा काम जो यूरिन का फिल्ट्रेशन होता है ना, वो इसी के अंदर होता है, नेफ्रॉन ही करके देता है। ठीक है, आगे देखें, अगर हम लोग आगे देखते हैं तो देखो मैंने वो यहाँ पर रीनल पिरामिड या फिर मेडुलरी पिरामिड को दिखाया हुआ है, आप इसको रीनल पिरामिड भी बोल सकते हैं। ठीक है, रीनल पिरामिड कहाँ पे है? मेडुलरी वाले रीजन में, इसी वजह से इसको मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं। अब देखो ये मेडुलरी पिरामिड क्या होता है? मेडुलरी पिरामिड देखो यहाँ पर ऐसे कोन के जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, और ये कोन जो है जा करके एक जगह पे खुल रहा है, एक जगह पे ओपन हो रहा है। यहाँ पर मैंने ओपनिंग नहीं दिखाई है, यहाँ पर क्या होता है? कलेक्टिंग डक्ट्स आ करके यहाँ पर ऐसे खुलती है, यहाँ पर ऐसे
ओपन होती हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स आ करके यहाँ पर ऐसे ओपन होती हैं। अब जब जो जहाँ पर आकर ओपन हो रही इस रीजन को क्या बोलते हैं, इस रीजन को बोलते हैं हम लोग रीनल कैलिक्स। रीनल मतलब किडनी, किडनी के अंदर ऐसा कैलिक्स जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं रीनल कैलिक्स। अब रीनल कैलिक्स जो है ढेर सारे ऐसे रीनल कैलिक्स, ये रीनल कैलिक्स, ये रीनल कैलिक्स, ये रीनल कैलिक्स, ऐसे ऐसे ढेर सारे रीनल कैलिक्स जो है मिल करके क्या बना रहे हैं, एक कुप्पी जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। कैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कुप्पी जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अलग कलर से दिखाता हूं मैं, देखो एक कुप्पी जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, फनल शेप स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस। यहाँ पर देखिएगा नीचे है रीनल कैलिक्स था, ये रीनल कैलिक्स था। रीनल कैलिक्स मिल करके क्या बना रहा है, रीनल पेल्विस बना रहा है, जो कि कैसा है, फनल शेप्ड क्या होता है, स्पेस होता है, फनल शेप्ड ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इसी के अंदर क्या होता है, सारा यूरिन आकर के कलेक्ट होकर के गिरता है। अब ये सारे यूरिन को कलेक्ट करके क्या करेगा, आगे जाकर के यूरेटर बना लेता है। देखो सब कलेक्ट करके ले गया आगे, यूरेटर बना लिया। देखो ये यूरेटर है। अब यूरेटर के थ्रू क्या होगा, ये चला जाएगा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो है ये चला जाता है, ठीक है। और कुछ स्ट्रक्चर है इसमें देखिएगा, ये रेड कलर का जो ट्यूब है, जो पीछे डायग्राम में मैंने दिखाया था, ये क्या था, रीनल आर्टरी था। इसके थ्रू क्या होता है, ब्लड हमारे किडनी के अंदर जाता है। और ये ब्लू कलर का मैंने बनाया है, ये क्या है, रीनल वेन है, जिसके थ्रू क्या होता है, ब्लड बाहर की तरफ जाता है, ठीक है। और एक स्ट्रक्चर आप समझिएगा, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर और समझिएगा। देखिए ये वाला पूरा पोर्शन जो अंदर की तरफ ऐसे धंसा हुआ है, अगर किडनी आप देखो, किडनी के स्ट्रक्चर को देखो, तो यहाँ पर क्या है, ये वाला रीजन जो है ये ऐसे धंसा हुआ है ना, ये अंदर की तरफ धंसा है। इस वाले रीजन को क्या बोल सकते हैं, कॉनकेव बोल सकते हो, कॉनकेव, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस बोल, देखे है ना, ये अंदर की तरफ जो धंसा होता है इसको कॉनकेव बोलते हैं, जो ऊपर की तरफ बाहर की तरफ निकला होता है इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर भी देखो किडनी भी क्या है, अंदर की तरफ यहाँ पर ऐसे धंसा हुआ है। तो इस रीजन को जहां पर ये धसाव प्रेजेंट है, ये वाला पूरा रीजन, इसको बोलते हैं हम लोग कॉनकेव मार्जिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉनकेव मार्जिन, या फिर इसी को हाइलम बोलते हैं। कॉनकेव मार्जिन या फिर हाइलम बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, एंट्री एंड एग्जिट होता है, एंट्री एंड एग्जिट होता है रीनल आर्टरी का। रीनल आर्टरी देखो यहीं से एंट्री कर रही है, रीनल वेन यहीं से एग्जिट कर रही होती है। उसके साथ में नर्व फाइबर्स भी, नर्व फाइबर जो हमारे किडनी को सिग्नल से सप्लाई करने का काम करेंगे, वो भी जो है यहीं से एंट्री करेंगे, यहीं से एग्जिट भी करेंगे। उसके साथ में यूरेटर भी जो है देखो यहीं से निकल रहा है, ये यूरेटर जो है यहीं से निकल रहा है। तो हाइलम के थ्रू क्या होता है, सारी वेसल्स, नर्व्स एंड कह सकते हैं यूरेटर का एंट्री एंड एग्जिट होता है थ्रू द हाइलम, या फिर कॉनकेव मार्जिन के थ्रू जो है होता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा किडनी का पोर्शन होता है जहां से जो है रीनल आर्टरी, रीनल वेन या फिर यूरेटर वगैरह इंटर या फिर एग्जिट करते हैं। तो हाइलम के थ्रू या फिर कॉनकेव मार्जिन के थ्रू जो है ये एंट्री एंड एग्जिट कर रहे होते हैं, ठीक है। आगे देखें अगर हम लोग इसी में अगर किडनी के डायमेंशन वगैरह की बात करते हैं, तो किडनी के डायमेंशन की बात करें तो किडनी का लेंथ कितना है, 10 to 12 सेंटीमीटर। पूरा लेंथ की बात करते हैं तो कितना सेंटीमीटर का हो जा रहा है, 10 to 12 सेंटीमीटर, 10 to 12 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ की बात करते हैं तो 5 to 7, ये चौड़ाई की बात कर रहे हैं तो कितना है, 5 to 7 है। और थिकनेस, मोटाई की बात करें अगर तो मोटाई कितनी है, 2 to 3 सेंटीमीटर जो है इसका थिकनेस होता है, 2 to 3 सेंटीमीटर इसका थिकनेस होता है। आगे अगर शेप की बात करें, आगे अगर हम लोग शेप की बात करते हैं तो किडनी का शेप कैसा होता है, बीन शेप, ठीक है। देखो बीन आपने देखा होगा ना, राजमा देखा है आप लोगों ने, तो राजमा का शेप कैसा होता है, किडनी के जैसा ऐसा ही तो होता है, ठीक है। तो हम लोग राजमा को किडनी बीन्स बोल देते हैं, किडनी को राजमा बोल दो तुम, ठीक है, उसी के शेप का होता है। तो ये बीन शेप्ड होते हैं। और कलर की बात करते हैं तो रेडिश ब्राउन, ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं, एकदम लाल नहीं होते हैं, एकदम ब्राउन नहीं होते हैं, मरून कलर के आप बोल सकते हैं, ठीक है, मरून कलर के बोल सकते हो। तो रेडिश ब्राउन कलर के जो है ये होते हैं, ठीक है। कलर वाइज में अगर अपीयरेंस की बात करेंगे तो रेडिश ब्राउन कलर के देखने में ये होते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी हो गया। हमने देखा यहाँ पर क्या, आउटर कॉर्टेक्स देखा, इनर मेडुला देखा, ठीक है, और नेफ्रॉन देखा। नेफ्रॉन कितने होते हैं किडनी में हमारे, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन हो सकते हैं, ठीक है, 1 मिलियन मैंने दिखाया हुआ है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन हो सकते हैं। और नेफ्रॉन क्या होता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी होता है, ठीक है। ये चीज हम लोगों ने देख लिया। और उसके बाद में रीनल पेल्विस देखा, रीनल पेल्विस के बाद रीनल कैलिक्स देखा, रीनल कैलिक्स के बाद में रीनल कैलिक्स देखा, रीनल कैलिक्स के बाद में रीनल पेल्विस देखा। फिर रीनल पेल्विस क्या करता है,
कलेक्ट होकर के यूरेटर बना लेता है। ठीक है, ये हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। अगर हम लोग इसके आगे की बात करते हैं, अब किडनी के बाहर की बात करते हैं। अब किडनी से बाहर निकलेंगे तो सबसे पहले क्या आता था? यूरेटर ही आता था ना। सबसे पहले क्या आता था? यूरेटर ही आता था। सबसे पहले यूरेटर ही आता था। देखिए यहां पर देखते हैं, ये किडनी से बाहर जैसे ही निकला हम लोगों ने, किडनी से बाहर जैसे ही हम लोग निकल रहे थे, देखो ये किडनी हो गया आपका। किडनी के बाहर जैसे निकला क्या आ गया? यूरेटर आ गया। देखो यूरेटर आ गया। तो वही चीज मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूं मैं आपको कि क्या कह रहा है, पोस्ट रीनल यूरिनरी ट्रैक्ट। किडनी के बाहर, किडनी के बाद के जो है कौन कौन से यूरिनरी ट्रैक्ट होते हैं जो यूरिन को कैरी करने का काम करेंगे। तो सबसे पहला आ जाता है आपका यूरेटर। क्या आ जाता है? यूरेटर आ जाता है। ये क्या करता है? इट कैरीज द यूरिन फ्रॉम द रीनल पेल्विस टू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनल पेल्विस से जो है यूरिन को उठाता है। देखो यहाँ पर डायग्राम में आपको दिख जाएगा, ये क्या है? ये आपका रीनल पेल्विस वाला रीजन है पूरा, ये रीनल पेल्विस वाला रीजन है। अब इसी के आगे क्या हो गया? यूरेटर कनेक्ट हो जाता है ना। यूरेटर कनेक्ट हो जाता है तो वही कह रहा है कि रीनल पेल्विस से क्या करेगा? ये यूरिन को उठाएगा, यहाँ से यूरिन को उठाएगा, फिर आगे कहाँ पर लेकर चला जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में लेकर के चला जाता है। यूरिनरी ब्लैडर का भी डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ से उठाया होगा, यूरेटर निकला 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 निकला, कहाँ पे चला गया? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर चला गया। ऐसे दो किडनी है तो दोनों से ऐसे ही हो जाएगा। तो यूरेटर क्या कर रहा है? यूरेटर क्या करता है? यूरेटर जो है किडनी से, रीनल पेल्विस से, किडनी के अंदर रीनल पेल्विस से यूरिन को उठाता है और उसके बाद कहाँ पर लेकर के चला जा रहा है? कहाँ पर लेकर के चला जा रहा है? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर लेकर के चला जाता है। अब यूरिनरी ब्लैडर की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। यूरिनरी ब्लैडर की बात करते हैं तो यूरिनरी ब्लैडर के स्ट्रक्चर की बात करें तो बाहर से, यूरिनरी ब्लैडर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यूरिनरी ब्लैडर जो है बाहर से जो है डेट्रूसर मसल का बना हुआ होता है। ये इंपॉर्टेंट है, किसके, कौन से मसल का बना हुआ होता है? डेट्रूसर मसल का बना हुआ होता है। दिख रहा है कि नहीं पता नहीं आपको, और लाइट कैसे हो सकता है, इससे तो और नहीं दिखेगा, ऐसे दिख रहा होगा आपको। डेट्रूसर मसल से बना हुआ होता है, जो बाहर की कह सकते हैं, जो बाहर की कवरिंग है, बाहर की कवरिंग तो चलो वो तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज बना होगा, लेकिन जो कह सकते हैं जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो जिससे जो है आपका यूरिनरी ब्लैडर बना हुआ होगा, वो किससे बना हुआ है? डेट्रूसर मसल से जो है बना हुआ है। बाहर की तरफ से सबसे बाहर तो क्या होगी? कवरिंग होगी, फाइब्रस कवरिंग होगी। उसके बाद उसके जस्ट अंदर जो है डेट्रूसर मसल जो है आपका पाया जाएगा। अभी स्ट्रक्चर भी मैं दिखाता हूँ आपको। डेट्रूसर मसल पाया जाता है जो कि कैसा होता है? इनवॉलंटरी नेचर होता है, मतलब इसको हम लोग खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, मतलब इनवॉलंटरी नेचर होता है, इसको हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर अंदर की बात करते हैं, ठीक है, अंदर की बात करेंगे तो इंटरनली जो होता है ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम से बना होता है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम मतलब कह सकते हैं हम लोग स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम है। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम है, ये मल्टीपल लेयर का होता है और ये स्ट्रेचेबल होता है। स्ट्रेचेबल होने की वजह से इसको ट्रांजिशनल एपिथेलियम भी बोलते हैं। ये स्ट्रेच हो सकता है। अब स्ट्रेच होने की वजह से क्या होता है? ये ज्यादा से ज्यादा यूरिन को स्टोर करके रख सकता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ठीक है, इसी को हम लोग यूरोथेलियम भी बोल देते हैं। ट्रांजिशनल एपिथेलियम बोलो या फिर यूरोथेलियम बोल देते हैं, जो कि जिसके पास क्या होता है? ग्रेट कैपेसिटी ऑफ एक्सपेंशन, ग्रेट कैपेसिटी ऑफ एक्सपेंशन होता है, जिससे ये बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर सकता है, सो दैट लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन कैन बी स्टोर, जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं हम लोग? ज्यादा अमाउंट ऑफ यूरिन वी कैन स्टोर इन आर यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, आगे देखें अगर हम लोग, अब यहाँ पर आगे आपका यूरिनरी ब्लैडर, देखो ये बाहर की तरफ से, चलो ठीक है, बाहर की तरफ क्या होगा? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से ये कवर्ड है, चलो उसकी बात कर लेते हैं अलग से। ठीक है, लेकिन अब अंदर की तरफ देखो, अंदर की तरफ ये देखो, ये वाली लाइनिंग को अगर देखो, एक कटिंग है, आगे से कट करके दिखाया हुआ है, ये वाली लाइनिंग को देखो, ये जो है यही जो है आपका किससे बना हुआ है? डेट्रूसर मसल से बना हुआ होता है, डेट्रूसर मसल से बना हुआ है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर की बात करें, ये जो इनर लाइनिंग होती है, जो वाइट वाइट कलर है आपको दिख रहा है, जो ये इनर लाइनिंग होती है, ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम या फिर यूरोथेलियम से बनी होती है। डेट्रूसर मसल बाहर की तरफ है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम या फिर यूरोथेलियम क्या होता है? अंदर की तरफ होता है। ठीक है, उसके बाद जो है एक बहुत महत्वपूर्ण चीज और होती है। बहुत महत्वपूर्ण चीज क्या होती है भाई?
इसी में जब ये क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर आगे जब यूरेथ्रा में एक्सटेंड करता है, ये यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा में जब एक्सटेंड करता है तो यहीं पर जो है एक सर्कुलर मसल का, यहीं पर जस्ट जो है जब यूरेथ्रा बन रहा होता है यहीं पर एक सर्कुलर मसल का जो है, सर्कुलर मसल का क्या होता है, स्फिंक्टर लगा हुआ होता है। सर्कुलर मसल का स्फिंक्टर, स्फिंक्टर क्या है भाई, देखो स्फिंक्टर जो है एक वाल्व के जैसा स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, वाल्व लाइक स्ट्रक्चर। वाल्व नहीं है, वाल्व लाइक होता है। ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग को गार्ड करता है। क्या करता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग को गार्ड करने का काम करते हैं। स्फिंक्टर क्या करता है, गार्ड ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग को गार्ड करने का काम करते हैं। मतलब यूरिन को बाहर निकालना है या नहीं निकालना है वो कौन डिसाइड करेगा, स्फिंक्टर डिसाइड करते हैं। स्फिंक्टर जो है वाल्व लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन ये सर्कुलर मसल के बने हुए होते हैं। तो यहाँ पर लगा हुआ है जो सबसे जस्ट इनिशियल में ही, यूरेथ्रा जैसे चालू होगा जो इनिशियल में ही लगा होगा या फिर यूरिनरी ब्लैडर के पास में लगा होगा, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल स्फिंक्टर। और इंटरनल स्फिंक्टर जो है ये इनवॉलंटरी होता है। कैसा होता है, इनवॉलंटरी होता है। मतलब इसको हम खुद मन चाहे तो कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको हमारा ब्रेन ही कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, ब्रेन ही इसको कंट्रोल करेगा। जब ओपन होना होगा तब ओपन होगा, जब ओपन नहीं होना होगा तब ओपन नहीं होगा, मतलब बंद रहेगा। ठीक है, मतलब ब्रेन को सिग्नल जाएगा, ब्रेन ही इसको ओपन करा सकता है और क्लोज करा सकता है। वहीं पर बात करते हैं बाहर की तरफ, जब यूरेथ्रा जो है आगे एक्सटेंड करता है तो यहाँ पर जो है एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर भी लगा होता है। ये यहाँ पर एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर लगा होता है। ये अंदर की तरफ क्या था, इंटरनल स्फिंक्टर था। तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो होता है ये कैसा होता है, वॉलंटरी होता है। इसको हम लोग अपनी इच्छा के अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं। जब हमको यूरिनेशन करना है तो ओपन कर देंगे, नहीं करना है तो हम बंद कर सकते हैं या क्लोज कर सकते हैं इसको। ठीक है, मतलब सिंपली हम लोग कह सकते हैं इसको कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो वही चीज मैंने लिखा है, ओपनिंग टू यूरेथ्रा हैज टू स्फिंक्टर। ठीक है, जैसे ओपनिंग यूरेथ्रा ओपन करता है उसके पास दो स्फिंक्टर होते हैं जो कि सर्कुलर मसल के बने हुए होते हैं। ठीक है, स्फिंक्टर मतलब मैंने बताया वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर सर्कुलर मसल का बना हुआ होता है। ऐसे गोले गोले स्ट्रक्चर होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर बोलते हैं। ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग को गार्ड करने का काम करते हैं। ये इनर साइड में इंटरनल स्फिंक्टर है जो कि इनवॉलंटरी होता है, ऊपर भी बताया। आउटर साइड में एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है जो कि कैसा होता है, वॉलंटरी नेचर का होता है। ठीक है, वॉलंटरी नेचर का होता है। ठीक है, अब आगे अगर देखते हैं इसके बाद क्या था, हमारा यूरिनरी ब्लैडर के बाद जो है आता है क्या, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा आता है, यूरेथ्रा के बारे में अभी हमने पीछे भी देखा। ठीक है, डायग्राम में। ठीक, ये क्या करता है, इट लीड टू द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन। ये क्या करता है, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन को करवाता है, मतलब यूरिन को रिमूव करने में हेल्प करता है। टू आउटसाइड, बाहर निकालने में, यूरिन को बाहर निकालने में ये हेल्प करता है। मतलब कह सकते हैं ये लास्ट पोर्शन रहता है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो क्या करता है, यूरिन को बाहर एक्सक्रीट कर देता है। ठीक है, आगे देखते हैं ये अब यूरिनेशन को, यूरिनेशन के प्रोसेस को जो है हम लोग मिक्सचुरेशन भी बोलते हैं। इसी को आप यूरिनेशन बोल सकते हैं या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं मिक्सचुरेशन। मिक्सचुरेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन। यूरिन के रिमूवल को ही जो है हम लोग बोल देते हैं मिक्सचुरेशन। क्या बोलते हैं, मिक्सचुरेशन बोल देते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पैसेज ऑफ यूरिन। यूरिन कहाँ से कहाँ तक चला था, यूरिन कहाँ से कहाँ तक चला हुआ था। तो डायग्राम में सबसे पहले हम लोग चल लेते हैं। देखो डायग्राम में अगर हम लोग चल लेते हैं तो यहाँ पर देखो नेफ्रॉन में जो है ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ था। नेफ्रॉन में ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ था। नेफ्रॉन में फिल्टर होकर के ब्लड जो है अपने टिब्यूल के साथ में जो है जाकर के कहाँ गिरा, कहाँ गिरता है, रीनल कैलिक्स में गिरता है। रीनल कैलिक्स से रीनल पेल्विस में जाता है। रीनल पेल्विस से यूरेटर में जाता है। यूरेटर से कहाँ पे जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। फिर यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा से कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। ठीक है, नेफ्रॉन और कलेक्टिंग डक्ट को मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, कलेक्टिंग टिब्यूल को। देखो ये कंप्लीट नेफ्रॉन है, ये कंप्लीट नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग जो एनसीईआरटी बताना चाह रही है ये क्या है, ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये सीटी है। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट या फिर कलेक्टिंग टिब्यूल, मैं पूरा लिख देता हूँ। अब ये कलेक्टिंग टिब्यूल से क्या होता है, बहुत सारे ऐसे नेफ्रॉन लगे हुए हैं। ठीक है, इस तरफ भी ऐसे मान लो नेफ्रॉन लगा हुआ है।
इस तरफ भी ऐसे नेफ्रॉन लगा हुआ है, ऐसे ऊपर नीचे अलग अलग नेफ्रॉन लगे हुए हैं। अब ये सब क्या करता है, यहीं पे ब्लड का जो है फिल्ट्रेशन होता है। अभी हम लोग देखेंगे कैसे हो रहा है आगे डायग्राम में। यहीं पर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन हो करके जो है अल्टीमेटली जो है यूरिन में कंसंट्रेट हो करके यहाँ से जो है कहाँ पे चला जाएगा, रीनल कैलिस के अंदर चला जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम पिरामिड ऐसे बना दें, ये ऐसे पिरामिड है, तो यहाँ पे क्या होगा, आगे जाकर के रीनल कैलिक्स में कलेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ से जो है यूरिन ऐसे करा हुआ। ठीक है, ये क्या होगा, ये मान लो नेफ्रॉन इसको हम लोग बोल देते हैं, और ये वाला पोर्शन क्या हो गया, कलेक्टिंग टिब्यूल हो गया। तो कहाँ से कहाँ जा रहा है यूरिन, देखिए अब डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा। नेफ्रॉन से कलेक्टिंग टिब्यूल में जाता है, कलेक्टिंग टिब्यूल से रीनल कैलिक्स में, रीनल कैलिक्स से रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से फिर क्या हो जाएगा, आउटसाइड चला जाता है। ये पूरा पाथवे हो जाता है आपका यूरिन के पैसेज का, यूरिन के पैसेज का पूरा पाथवे हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी के लिए हम लोग यहीं तक देखेंगे, क्यों, क्योंकि इसके बाद जो है अब दूसरा टॉपिक चालू हो जाएगा। दूसरा टॉपिक मतलब इसी का एक्सक्रीटरी सिस्टम का ही जो है नेक्स्ट टॉपिक चालू होगा। तो हम लोग जो है इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने थोड़ा सा ओवरव्यू देखा हुआ है, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर भाई अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें हमारे वीडियो को, और दोस्तों के साथ अपने शेयर करें, और हमको सपोर्ट भी करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है, तो अभी के लिए आपको धन्यवाद।